नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की जो अपनी क्लास होगी ना वो सेकंड ग्रेड एसएसटी से रिलेटेड है। और सेकंड ग्रेड एसएसटी में आज अपन जो है ना संपूर्ण भूगोल का जो है वो रिवीजन करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से जो है ना वो रिवीजन करवा रहा हूँ। पिछले एग्जाम में जो आया हुए प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्न जो है ना वो बन सकते हैं, उन सब का जो है ना वो विस्तार से जो है ना वो आपके सामने वर्णन करूंगा, ताकि आपका बहुत ही अच्छी तरह से क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। ठीक है, मुझे इतना उम्मीद जरूर है कि एक बार अगर आपका रिवीजन हो गया ना तो शायद ही आपका कोई प्रश्न जो है ना वो गलत हो। इस प्रकार से जो है ना वो मैंने क्लास को क्या किया है, तैयार किया है। तो विश्वास रखिए, बहुत ही शानदार जो है ना वो कंटेंट है, बहुत ही शानदार जो है ना वो क्लास होने वाली है और बहुत ही है ना इंपॉर्टेंट क्लास है। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठोगे ना तो मजा आ जाएगा, आप सोचोगे कि हाँ क्लास तो बड़ी शानदार थी। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। बाकी शुरुआत करते हैं, देखो कितनी शानदार जो है ना वो क्लास होने वाली है, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं। आज का जो है ना वो आपका पहला प्रश्न है, ये रहा स्क्रीन के ऊपर। इस प्रश्न का आंसर दो, फिर मैं जो है इसको समझाने का भी जो है आपको प्रयास करता हूं। कौन है युति वियुति शब्दावली, किसको उल्लेखित करती है? तो इसका मतलब क्या होता है, ये सीजीगी के जो है ना वो क्या है, रूप है। सीजीगी का मतलब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में, है ना, वो कौन है, युति एवं युति की स्थिति है, या फिर इसको सीजीगी की जो है ना वो अवस्था बोला जाता है। तो इसमें देख लो कहां सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जो है ना वो एक सरल रेखा में है, तो द नंबर इज द राइट आंसर है। कौन सा वाला, द जो है ना इसका क्या है, राइट आंसर है। कैसे है, तो इसको जो है ना वो एक बार आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना। एक बार देखो इसको समझिएगा। इसको मैं यहाँ ये तीन बातें जो है ना यहाँ लिखी हुई है, लेकिन उससे पहले मैं जो है ना आपको समझा देता हूं। तो देखो यहाँ हमने ऐसे मान लिया भाई, ये तो आपका हो गया सन, ठीक है, और ये हो गया आपका मून, ठीक है ना, और ये हो गई आपकी कौन, अर्थ। तो एक कंडीशन तो ये हो रही है ना, एक स्थिति तो ये बन रही है, तीनों सरल रेखा में आ रहे हैं। दूसरी जो स्थिति बनती है ये हो गया सन, ठीक है ना, और ये हो गया कौन सा, अर्थ, और ये हो जाएगा आपका कौन सा, मून। ये दो कंडीशन हो गई आपकी, ठीक है ना। तो अब ये सीजीगी है, ये तो पूरी की पूरी जो अवस्था है इसको तो अपन क्या बोलेंगे, इसको तो अपन बोलेंगे सीजीगी। ये तो क्या कहलाएगी, आपकी सीजीगी कहलाएगी, ठीक है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में होते हैं तो इसको बोलते हैं अपन क्या, युति। इसको क्या बोला जाता है, ध्यान रखना, इसको युति बोला जाता है। और ये स्थिति बनती कब है, ये अमावस्या को बनती है, ध्यान रखना। ये कब बनती है, अमावस्या को बनती है, ठीक है। और जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं इसको क्या बोलते हैं, वियुति बोलते हैं, ठीक है ना। और ये कब घटित होता है, ये पूर्णिमा को होता है, ठीक है ना। परिभाषा क्या हो जाएगी, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में हो, या जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो वो तो क्या कहलाएगा, युति कहलाएगा। या दूसरा, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, है ना, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में हो तो वो क्या कहलाएगा, वियुति कहलाएगा। मतलब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाए, पृथ्वी आ जाए, तो वो तो क्या कहलाएगा, वियुति। या ये कब होगा, ये आपकी पूर्णिमा को होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ। अच्छा, यहां देख लो परिभाषा वही दे रखी है जो मैंने अभी बताई है, वही परिभाषा है यहाँ। अगर ध्यान से देखोगे तो देखो सीजीगी की स्थिति दे रखी है ना, होता क्या है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों का एक सरल रेखा में होना क्या कहलाएगा, सीजीगी का योग कहलाएगा। या इसी को बोलेंगे क्या, युति एवं वियुति की अवस्था जो है ना इसको बोल दिया जाता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखो वियुति का मतलब क्या होता है, कंजक्शन का मतलब जो है ना वो आपका क्या होता है, तो इसको समझने का प्रयास करो। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी मतलब सन, मून और अर्थ, मतलब जब किसके बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो क्या कहलाएगा, युति कहलाएगा। और ये कब होगा, तो ये देखो यहां लिखा हुआ है, ये कब होता है, अमावस्या को होता है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, वियुति, मतलब ओपोजिशन, मतलब इसका क्या हो गया, सूर्य, पृथ्वी और आपका चंद्रमा, मतलब जब किसके बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाए, पृथ्वी आ जाए, तो वो स्थिति क्या कहलाएगी, वियुति कहलाएगी। कब होती है भैया, पूर्णिमा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को जो है ना वो समझ में आ गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां समझाने के लिए छोड़ा गया था। ये देखो कितना शानदार प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर दो देंगे, है ना।
कितना शानदार प्रश्न है, फिर इसको डिटेल से जो है ना वो समझने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है, चंद्रमा की कला या कलाओं में कौन सी दशाओं में लघु ज्वार आएंगे, ये कह रहा है ये, है ना। प्रथम या तृतीय चतुर्थांश को आते हैं, या नव चंद्रकार को आते हैं, या फिर आपका कुबड़ा को आते हैं, या अमावस्या या पूर्णिमा को। तो इसका आंसर दो देखिए फटाफट, है ना, इसका आंसर दो देखिए फटाफट, कब आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर, मतलब प्रथम एवं तृतीय चतुर्थांश को जो है ना ये क्या होते हैं आपके वो, है ना, आते हैं लघु ज्वार। कैसे आते हैं, तो देखो एक समझने का प्रयास करना भी, ये आएगा अब काम का, इसको समझने का प्रयास करना, ठीक है ना। वो कैसे है, देखो ऐसे, है ना, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये आपने या ये हमने मान लिया कौन है, सूर्य है ना, ये हमने मान लिया यहाँ ये आपका कौन है, सूर्य है, ठीक है ना भी। और ये यहाँ जो है वो है आपकी, हमने माना कौन है ना, पृथ्वी है, ये कौन है, पृथ्वी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये यहाँ जो है वो है आपका मून, चंद्रमा, यहाँ भी जो है ना वो आपका कौन है, मून, मतलब कौन, चंद्रमा। और यहाँ भी जो है ना वो आपका कौन है, मून, मतलब कौन, चंद्रमा, ठीक है। और ये कौन है, सूर्य है। अब देखो जब कौन सी स्थिति बनती है, जब कौन सी स्थिति की बात करें, जब सूर्य, है ना, पृथ्वी, चंद्रमा, कौन सी स्थिति आई, एक स्थिति बन रही है ना, सूर्य, है ना, और एक बीच में यहाँ चंद्रमा और कर लो, इस वाली जगह बीच में और कौन आ जाएगा, यहाँ भी आप एक जो है ना वो चंद्रमा कर लो, ये हो गया मून। तो जब ये स्थिति बनती है कौन सी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये तो कौन सी स्थिति होती है, ये होती है युति, ये कौन सी होती है, युति। और जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में हो तो वो कौन होती है, वियुति होती है, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब देखो तीन रेखा, दो रेखा कर रहा हूं, ये रेखा है ना सूर्य, है ना, ये वाली जो रेखा है रेड वाली जो रेखा है, ये ध्यान रखना, रेड वाली जो रेखा है मतलब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में हो, ये युति की स्थिति हो जाएगी। और जब आपका कौन सा, है ना, कौन सी वाली कंडीशन हो, वापस से देखो कौन सी वाली कंडीशन हो, सूर्य, फिर ये पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद में ये चंद्रमा वाली कंडीशन हो, तो ये कौन है, ये वियुति है, ये कौन है, वियुति है ना, ये वाली कंडीशन, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। वापस साइड में कर रहा हूं, अब देखो, है ना, यहां से अगर अपन शुरू करें तो ये वाली जो कंडीशन बनेगी यहाँ, है ना, यहीं से शुरू कर लेते हैं चलो। तो ये वाली जो कंडीशन बन रही है ना, इस प्रकार से अगर अपन जाएं तो प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये कौन सा चतुर्थांश हो गया, ये आपका प्रथम चतुर्थांश जो है ना वो हो जाएगा। देखो ये प्रथम चतुर्थांश है ना, ये आपका जो है ना वो द्वितीय हो गया, ये तृतीय हो गया, और ये इधर से आपका जो है ना यहाँ डायरेक्ट सूर्य तक ले चलते हैं, है ना, यहाँ तक मान लो आप, ये कौन सा हो गया आपका जो है ना वो प्रथम चतुर्थांश जो है ना वो हो जाएगा, है ना, ठीक है। या फिर यहीं तक कर लो इसको ऐसे, है ना, ये वाला हिस्सा, ठीक है, और ऐसे, ठीक है ना। अब देखो, अब पहली जो कंडीशन बनती है, मतलब यहां से यहां तक जब अपन जाएं तो यहां से शुरू होगा शुक्ल पक्ष, कौन सा पक्ष शुरू होता है, शुक्ल पक्ष, ठीक है। और शुक्ल पक्ष का ये हो जाएगा आपका सप्तमी और अष्टमी, कौन सा हो जाएगा, सप्तमी, और कौन सा हो जाएगा, अष्टमी हो जाएगा, ठीक है ना। और ये यहाँ जो है ना ये आ जाएगा आपका, है ना, ये प्रथम चतुर्थांश हो गया। फिर ये यहाँ जो है ना पूर्णिमा वाली स्थिति हो जाएगी। यहां जब अपन आएंगे ना तो ये वाली जो कंडीशन होगी ना, यहां से शुरू हो जाएगा आपका कौन सा पक्ष, कृष्ण पक्ष, है ना, कौन सा पक्ष जो है ना वो शुरू हो जाएगा, ध्यान से देखो कौन सा पक्ष जो है ना वो शुरू हो जाएगा यहाँ, है ना, ये शुरू हो जाएगा आपका कृष्ण पक्ष, ठीक है। और कृष्ण पक्ष की यहाँ भी कौन सी होगी आपकी, कौन सी है, सप्तमी, और कौन सी हो जाएगी, अष्टमी जो है ना वो आपकी हो जाएगी, कौन हो जाएगी, सप्तमी एवं कौन है, अष्टमी की स्थिति हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ ये प्रथम चतुर्थांश है, कौन सा वाला, यहाँ ये जो है वो आपका कौन सा है, प्रथम चतुर्थांश है, यहाँ से यहाँ तक का, मतलब अपन ऐसे इसको माने
तो ये जो है ना, ये हो गया आपका कौन सा, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, अब प्रथम चतुर्थांश का मतलब हो गया शुक्ल पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी। अब प्रथम चतुर्थांश में क्या हो रहा है, प्रथम चतुर्थांश में देखो, प्रथम चतुर्थांश में कौन सी स्थिति जो है ना वो आपकी बन रही है ना। ये हो गया सूर्य, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा। कौन सा हुआ, सूर्य, पृथ्वी और कौन सा, चंद्रमा, प्रथम चतुर्थांश है। मतलब ये वाली कंडीशन बन रही है, ध्यान से देखना, कौन सी वाली, ये देखो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये समकोण वाली स्थिति बन रही है। सूर्य है ना, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण वाली स्थिति बन रही है ना। तो इस प्रथम चतुर्थांश मतलब शुक्ल पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी, इस दिन जो है ना वो आपके कौन से द्वार आएंगे, इसको मैं नाम भी लिख देता हूं, ये आपका कौन सा चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश है। ठीक है ना। और ये जो प्रथम चतुर्थांश है, इस दिन कौन से ज्वार आते हैं, ध्यान रखना, यहां से यहां तक की जो कंडीशन बन रही है ना, वैसे तो मेरे को यहां से लेना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया आपका कौन सा, लघु ज्वार की स्थिति। यहाँ कौन सा ज्वार आएगा, लघु ज्वार की स्थिति आएगी। ठीक है, अब जो द्वितीय चतुर्थांश है ना वो ये है, यहां से सप्तमी अष्टमी से फिर आगे जो है ना ये आपका है ना 7 8 फिर आएगा 11 12 और ये 14 और 15, यहाँ आ जाएगी पूर्णिमा। ये कौन सी स्थिति हो जाएगी, ये स्थिति है आपकी पूर्णिमा की स्थिति है ना। अब पूर्णिमा की स्थिति है तो पूर्णिमा को क्या होता है, आपको ही पता है पूर्णिमा को कब होता है, मतलब पूर्णिमा का मतलब हो गया विभूति की स्थिति। कौन सी स्थिति है, विभूति। ठीक है, पूर्णिमा का मतलब यही हुआ। और यहां से जब हमने शुरू किया था तो ये हो गया अर्धांश, ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा हो गया, अर्धांश हो गया है ना। अर्धांश आप जानते ही हो, आधा भाग हो गया है। ठीक है, अब पूर्णिमा को क्या होता है, तो पूर्णिमा को क्या होता है भैया, विभूति की स्थिति में क्या होता है, विभूति की स्थिति जो है ना उसमें क्या होता है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। मतलब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है, पृथ्वी आ जाता है। मतलब ये वाली कंडीशन बनती है भैया, ये वाली कंडीशन ध्यान रखना, ये वाली कंडीशन बनती है। कौन कौन, ध्यान से देखो, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, ये वाली कंडीशन बनती है, ध्यान रख लेना। कौन सी कंडीशन बनती है, ध्यान से देख लो, है ना, वापस से कर रहा हूं। ठीक है, यहां से देखो वापस से, एक तो आ गया सूर्य, ठीक है, सूर्य के बाद में आपका कौन, पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद में आपका कौन, चंद्रमा। मतलब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन है, पृथ्वी है। तो वो हो गई कौन सी, विभूति। मतलब कब होगी, पूर्णिमा को। अब जब ये एक सरल रेखा में होंगे तो यहां कौन से ज्वार आएंगे, ध्यान रखना, यहां आएंगे कौन से ज्वार, दीर्घ ज्वार। ठीक है, ध्यान रखना। फिर अगला चतुर्थांश देखो, ये यहां से यहां तक है ना, ये जो चतुर्थांश है ये वाला हिस्सा, ये हो गया आपका कौन सा, ये हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। ध्यान रखना, है ना, ये कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश। और तृतीय चतुर्थांश में कौन सी स्थिति बनेगी, तृतीय जो चतुर्थांश है उसमें आपका कौन हो गया, सूर्य, है ना, और चंद्रमा। सूर्य, पृथ्वी और जो चंद्रमा है ना वो फिर से किस पर चले जाएंगे, समकोण के ऊपर चले जाएंगे। तो ये हो गया आपका, ध्यान रखना, कृष्ण पक्ष है। और ये हो गया कौन सा चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश हो गया है, तृतीय चतुर्थांश। और इस स्थिति में तृतीय चतुर्थांश वाली स्थिति में कौन से ज्वार आएंगे, ध्यान रखना, लघु ज्वार आएंगे। कौन से ज्वार आएंगे, लघु ज्वार जो है ना वो आते हैं। फिर लास्ट की जो कंडीशन बन रही है ना, यहां से ये हो गया आपका कौन सा, चतुर्थ चतुर्थांश। ध्यान रखना, ये हो गया कौन सा, चतुर्थ, है ना, चतुर्थांश हो गया है जब सूर्य, पृथ्वी, है ना, मतलब जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी क्या होते हैं, एक सरल रेखा में होते हैं। और कौन कौन, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में होते हैं। ये कब होते हैं, ये होते हैं, ये कहलाती है युति। और ये कब होते हैं, अमावस्या को। कब होते हैं, अमावस्या को होते हैं। ध्यान रखना, कब होते हैं, अमावस्या को। ठीक है, और इस कंडीशन में जो है ना कौन से ज्वार आएंगे, इस कंडीशन में आपके कौन से ज्वार आते हैं, दीर्घ ज्वार आते हैं। मतलब आपको ये ध्यान रखना है, इधर से वापस से आ जाओ, लघु ज्वार कब आएंगे, लघु ज्वार आएंगे प्रथम चतुर्थांश, मतलब शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को। प्रथम चतुर्थांश मतलब शुक्ल पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी को कौन आएंगे, लघु ज्वार आएंगे। दीर्घ ज्वार कब आएंगे, पूर्णिमा को आएंगे। फिर से लघु ज्वार कब आएंगे, फिर से आएंगे कृष्ण पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी को। मतलब कौन से चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, और जब
है ना, चतुर्थांश में अपन चले जाएंगे, मतलब युति की स्थिति बनेगी, अमावस्या की स्थिति बनेगी, तब वापस से कौन आएंगे, दीर्घ ज्वार आएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि प्रथम चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश मतलब शुक्ल पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी, और तृतीय चतुर्थांश का मतलब हो गया कृष्ण पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी को तो आएंगे कौन से, लघु ज्वार। वापस से सुनना, प्रथम चतुर्थांश तृतीय चतुर्थांश में क्या आएंगे, आपके लघु ज्वार आएंगे। प्रथम चतुर्थांश का मतलब है शुक्ल पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी को लघु ज्वार आएंगे, और तृतीय चतुर्थांश का मतलब है इसका, तृतीय चतुर्थांश का मतलब है कृष्ण पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी को कौन से ज्वार आएंगे, लघु ज्वार आएंगे। ठीक, दीर्घ ज्वार कब आएंगे, अर्धांश की स्थिति में आएंगे। अर्धांश का, या ऐसे बोल सकते हैं द्वितीय वो आपका चतुर्थांश, या तो अर्धांश बोल दो, या फिर कौन सा चतुर्थांश जो है ना वो बोला जा सकता है, ध्यान रखना, द्वितीय चतुर्थांश। कौन सा बोला जा सकता है, द्वितीय चतुर्थांश बोला जा सकता है। और द्वितीय चतुर्थांश कब बनता है, पूर्णिमा को। पूर्णिमा का मतलब हो गया जब वियुति की स्थिति बनती है। वियुति का मतलब हो गया जब सूर्य, है ना, पृथ्वी और चंद्रमा क्या होते हैं, सरल रेखा में होते हैं, तब आते हैं कौन से ज्वार, दीर्घ ज्वार। और दीर्घ ज्वार कब आते हैं, अमावस्या को आते हैं। अमावस्या का मतलब होता है चतुर्थांश में आते हैं, मतलब इसका युति को आते हैं। युति का मतलब हो गया सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब क्या हो, एक सरल रेखा में हो। ठीक है, इसका मतलब वापस से सुन लेना, वापस से सुन लेना, वापस से बता रहा हूं, है ना, इधर लिख भी दे रहा हूं, अगर थोड़ा सा नजर आ जाए तो देख लो। दीर्घ अगर किसकी बात करें, दीर्घ ज्वार की, तो दीर्घ ज्वार आएगा, ध्यान रखना, पूर्णिमा को और अमावस्या को। दीर्घ ज्वार कब आएगा, ध्यान रखना, अरे लिख जा भाई, दीर्घ ज्वार आएगा पूर्णिमा और कब आएगा, अमावस्या को आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और लघु ज्वार कब आएगा, ये ध्यान रखना, लघु ज्वार आएगा आपकी शुक्ल पक्ष, मतलब शुक्ल पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी को आएगा, और कृष्ण पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी को आएगा, है ना। दीर्घ ज्वार कब आया, पूर्णिमा और अमावस्या, मतलब द्वितीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश में आया। और लघु ज्वार कब आएगा, लघु ज्वार आएगा, ध्यान रखना, सप्तमी, कौन सा है, सप्तमी एवं अष्टमी को आएगा। और सप्तमी और अष्टमी कौन से होंगे, कृष्ण पक्ष का सप्तमी अष्टमी होगा, मतलब तृतीय चतुर्थांश, और शुक्ल पक्ष का, है ना, वो होगा सप्तमी और अष्टमी, मतलब कौन सा, प्रथम चतुर्थांश। वापस से देख लेना, पहले आया लघु ज्वार कब, शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी, इसके 7 दिन बाद में आएगा पूर्णिमा, मतलब युति को कौन सा, दीर्घ ज्वार। तो दीर्घ ज्वार के 7 दिन बाद में कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को आएगा लघु ज्वार। लघु ज्वार के फिर 7 दिन बाद में युति अमावस्या को वापस से कौन आएगा, दीर्घ ज्वार आएगा। मतलब है ना, 7 दिन बाद में, मतलब जैसे लघु ज्वार आया, लघु ज्वार के 7 दिन बाद में दीर्घ ज्वार आएगा, और दीर्घ ज्वार के 7 दिन बाद में फिर से कौन आएगा, लघु ज्वार आएगा। देख लो, प्रथम चतुर्थांश में शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को क्या आया, लघु ज्वार। जैसे ही अर्धांश में पहुंचे, पूर्णिमा आई, मतलब वियुति की स्थिति बनी, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में जब अपन गए, है ना, मतलब पूर्णिमा के दिन कौन सा ज्वार आ गया, आपका दीर्घ ज्वार, 7 दिन बाद में। तो यहाँ 7 दिन बाद में दीर्घ ज्वार आ गया। ठीक, दीर्घ ज्वार के 7 दिन बाद में कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी, मतलब कौन सा चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश को वापस से कौन आ गया, लघु ज्वार आ गया। मतलब कितने दिन बाद में आया, 7 दिन बाद। 7 दिन बाद में, लघु ज्वार के 7 दिन बाद में अमावस्या के दिन, मतलब युति वाली कंडीशन में वापस से, मतलब चतुर्थ चतुर्थांश में वापस से कौन सा ज्वार आया, 7 दिन बाद में दीर्घ ज्वार। 7 दिन बाद जो दीर्घ ज्वार आया, इस दीर्घ ज्वार के 7 दिन बाद, मतलब प्रथम चतुर्थांश, मतलब शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को वापस से कौन आया, लघु ज्वार आया। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और कन्फर्म जो है ना यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा, है ना। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से जो है ना आप इसको रिवाइज करके पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रबिया, अगले वाले प्रश्न की, जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इस प्रश्न का आंसर उम्मीद है आप लोगों को अब समझ में आ गया। प्रथम चतुर्थांश का मतलब होता है शुक्ल पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी। तृतीय चतुर्थांश का मतलब होता है ना, कृष्ण पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। कहीं अगर ऑप्शन आपको ऐसे मिल जाए
कि तृतीय शुक्ल पक्ष का तृतीय चतुर्थांश, तो शुक्ल पक्ष का तृतीय चतुर्थांश नहीं होता, कृष्ण पक्ष का तृतीय चतुर्थांश होता है। और कहीं अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि कृष्ण पक्ष का प्रथम चतुर्थांश, तो कृष्ण पक्ष का प्रथम चतुर्थांश नहीं होता, शुक्ल पक्ष का क्या होता है, आपका प्रथम चतुर्थांश होता है। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, है ना। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ दीर्घ ज्वार के बारे में लिखा हुआ भी है, एक बार जो है ना इसको पढ़ लीजिएगा, मैं रिविजन करवा देता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है ना, यहां से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, दीर्घ ज्वार को बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। कब आएगा, सीजीगी युति वियुति की स्थिति में प्रत्येक अमावस्या एवं पूर्णिमा को क्या आते हैं, दीर्घ ज्वार। तो पूर्णिमा का मतलब अर्धांश, अर्धांश या फिर द्वितीय चतुर्थांश, और अमावस्या का मतलब क्या हो गया, चतुर्थ चतुर्थांश, है ना, तब आते हैं। ठीक है, इस अवस्था में सूर्य चंद्रमा का बल एक साथ लगता है, अतः सामान्य से 20%, ध्यान रखना, दीर्घ ज्वार सामान्य से 20% ऊंचा होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना यहाँ, ये क्या है, इंपॉर्टेंट बात है। आगे चले, लघु ज्वार की जब अपन बात करें तो इसको निप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, निप टाइड बोलते हैं। कब आएगा, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी की समकोणीय स्थिति, मतलब वहां वापस से देखो समकोणीय स्थिति पर आएगा, वापस से देखो शुक्ल पक्ष, कौन सा पक्ष है, शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी को कौन सा ज्वार आता है, लघु ज्वार, जो सामान्य ज्वार से कितने % नीचा होता है, 20%। इंपॉर्टेंट है ये भी बात, ये बात भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। वापस से देख लो, मैं इसको वापस से बोल रहा हूं, फिर मत कहना। दीर्घ ज्वार आएगा पूर्णिमा एवं अमावस्या को, पूर्णिमा का मतलब अर्धांश, अर्धांश का मतलब हो गया आपके द्वितीय चतुर्थांश में, और अमावस्या का मतलब चतुर्थ चतुर्थांश में, ध्यान रख लीजिएगा, है ना, ये ध्यान रख लीजिएगा, है ना। और आगे चले, लघु ज्वार कब आएगा, लघु ज्वार जब पृथ्वी सूर्य समकोण पर होते हैं, है ना, मतलब दीर्घ ज्वार तो आएगा जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा उसमें सरल रेखा में होते हैं, और सरल रेखा में कब होंगे, या तो पूर्णिमा को या अमावस्या को, मतलब या तो युति की स्थिति में या फिर वियुति की स्थिति में होंगे। ठीक है, और लघु ज्वार कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी को आते हैं। जो शुक्ल पक्ष है उसका प्रथम चतुर्थांश होता है, शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी को प्रथम चतुर्थांश होता है, और कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को तृतीय चतुर्थांश होता है। ठीक है, ध्यान रखना। देखो प्रथम एवं तृतीय चतुर्थांश में लघु ज्वार आते हैं, द्वितीय एवं चतुर्थ चतुर्थांश मतलब पूर्णिमा और अमावस्या को क्या आते हैं, दीर्घ ज्वार आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया है रवि, उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न का आंसर दो, जो कि मैं बोल चुका, अगर आप लोगों को याद है तो। सामान्यतः दीर्घ ज्वार लघु ज्वार के मध्य कितने समय का अंतराल होता है, अभी तो बताया है ना, कितने समय का अंतराल होता है, 7 दिन का। कितने समय का अंतराल होता है, 7 दिन का। भाई पहले कौन आएगा, पहले आएगी शुक्ल पक्ष, कौन सा पक्ष आएगा, शुक्ल पक्ष आ जाएगा, कौन सा पक्ष आएगा, पहले आ गया शुक्ल पक्ष का, कौन सा, शुक्ल पक्ष की 7वीं और 8वीं, सप्तमी और अष्टमी। उसके 7 दिन बाद में आ जाएगी कौन, पूर्णिमा, है ना, और इस पूर्णिमा के 7 दिन बाद में आ जाएगा आपका कौन सा, कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष की कौन सी आ जाएगी, सप्तमी अष्टमी। इसके 7 दिन बाद में कौन आ जाएगा, अमावस्या, कौन आ जाएगी, अमावस्या। तो अब देख लो, पहले कौन सा आया, पहले आया यहाँ, इसको तो आया कौन सा ज्वार, लघु ज्वार, यहाँ तो कौन सा ज्वार आया, लघु ज्वार आया, है ना। लघु ज्वार के बाद में पूर्णिमा को कौन सा आ गया, दीर्घ ज्वार, 7 दिन बाद में। इस दीर्घ ज्वार के बाद में फिर से यहाँ कौन सा आ गया, 7 दिन बाद में लघु ज्वार आ गया। इस लघु ज्वार के 7 दिन बाद में अमावस्या को फिर से कौन सा ज्वार आ गया भैया, दीर्घ ज्वार आ गया है। तो कितने का अंतर हुआ, 7 दिन का। ठीक है, ध्यान रखना। उम्मीद है आप लोगों का जो है ना वो आंसर सही गया है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार जो है ना वो कहाँ आता है, ये इजी प्रश्न है। विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचा ज्वार कहाँ आएगा, फंडी की खाड़ी में आएगा, ध्यान रखना। कौन सी खाड़ी में आएगा, फंडी की खाड़ी, है ना। उत्तरी पश्चिमी जो अटलांटिक है, मतलब कनाडा का पूर्वी तट, कनाडा का कौन सा तट है, कनाडा का जो पूर्वी तट है उस पूर्वी तट पर आता है। मतलब उत्तरी पश्चिमी जो आपका कौन है, अटलांटिक महासागर है। उस अटलांटिक महासागर में, मतलब कौन सी खाड़ी में, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक तट पर, मतलब कौन सी खाड़ी में, फंडी की खाड़ी में क्या आते हैं, विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। ठीक है, इस उम्मीद है आप लोगों ने जो है ना इसका सही आंसर दिया है
आगे बढ़ते हैं रबिया। अगला प्रश्न देखो रवि, ये प्रश्न मैं अभी बताया था, इस प्रश्न का केवल आपको आंसर देना है। प्रश्न देने का उद्देश्य यही था कि आप लोगों को याद रहा या नहीं रहा। चंद्रमा के निम्नलिखित में से कौन सी प्रावस्थाओं में लघु ज्वार आएगा? क्या गिब्स व कुबड़ा की हमने कोई बात की? क्या वर्धमान या है ना क्रिसेंट की हमने बात की है? हमने बात की है किसकी? आपकी प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश का मतलब शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी, तृतीय चतुर्थांश का मतलब कृष्ण पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी। तो कौन सा आंसर बनेगा भैया? स और द जो है ना इसका राइट आंसर बनेगा। जिसने भी इसका सही आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है रबिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रबिया, है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्या कह रहा है, ज्वार भाटे की उत्पत्ति के जो कारण है उनको देखो और इनका आंसर देने का जो है ना वो प्रयास करो। ठीक है भाई, आगे देखो रवि, आगे देखते हैं, है ना, आंसर देने का प्रयास करो। क्या कह रहा है, ज्वार भाटे की उत्पत्ति के बल कौन से हैं? चंद्रमा का आकर्षण बल है, बिल्कुल सही है। सूर्य का आकर्षण बल है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी का अभिकेंद्रीय बल है क्या? नहीं है, पृथ्वी का अभिकेंद्रीय बल नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो कौन सा आंसर आया आपका? आ गया ए, ब और स जो है ना इसका राइट आंसर आया। जिसने भी इसका सही आंसर दिया है बधाई का पात्र है रबिया। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अरे चैनल पर नए हो तो यहाँ देखो कितनी शानदार बात लिखी हुई है ना, बहुत ही काम की बात लिखी हुई है। देखो है ना, वो जो ज्वार उत्पन्न करने वाले जो बल होते हैं ना उसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। ज्वार उत्पत्ति के जो बल है उनको दो कैटेगरी में रखा जाता है, एक प्रत्यक्ष बल और एक कौन सा? अप्रत्यक्ष बल। प्रत्यक्ष बल जो होते हैं ना वो सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो प्रत्यक्ष बल होता है, ध्यान रखना। चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण मतलब अभिकेंद्रीय बल मतलब गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो ज्वार उत्पन्न करने वाला प्रत्यक्ष बल होता है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है। आगे सूर्य, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। चंद्रमा और जो सूर्य है ना इन दोनों के बलों का अनुपात 11:5 होता है। इसका मतलब हो गया कि प्रत्यक्ष ज्वार के लिए चंद्रमा का बल सूर्य के बल से 2.17 गुना जो है ना वो ज्यादा लगता है। ये ध्यान रख लेना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। अप्रत्यक्ष जो कारण है उसमें पृथ्वी पर लगने वाला कौन सा? अभिकेंद्रीय बल। तो ध्यान देख लो, तीन ही बल आए, ज्वार उत्पन्न करने वाले तीन ही बल आए। सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल आ गया और पृथ्वी का कौन सा बल आ गया? अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी का अभिकेंद्रीय बल नहीं है, पृथ्वी का अभिकेंद्रीय बल जो है ना वो ज्वार उत्पन्न करने वाला बल नहीं है ना। चंद्रमा और सूर्य पर लगने वाले जो अपकेंद्रीय बल है वो नहीं है। सूर्य और चंद्रमा का कौन सा बल है? अभिकेंद्रीय बल है, या सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल है, या सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही काम की चीजें हैं ये। आगे बढ़ते हैं रबिया, अगले वाले प्रश्न की तरफ मूव कर रहा हूं। अच्छा, यहां समझाने के लिए दिया था मैंने, यहां समझाने के लिए जो है ना वो छोड़ा हुआ है। समझाने का मतलब ऐसे है, देखो अभी बता देता हूं, है ना, क्या समझाना था एक बार समझ लो। ऐसे मान लो ये अपना पृथ्वी, ये कौन है? पृथ्वी है। ठीक है, इधर है आपका कौन सा? चंद्रमा। ठीक है ना, ये हमने मून माना। ठीक, अब इस चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण से पृथ्वी का ये वाला जो हिस्सा है ना, यहां जल में क्या आएगा? उभार आएगा। जल में क्या आएगा? उभार आएगा। और ना, और ये जो उभार आया है ना जल में, ये जो क्या आया है? उभार आया है, मतलब ये जो ज्वार उत्पन्न हुआ है, इस ज्वार उत्पन्न होने का जो कारण है ना वो चंद्रमा का कौन सा बल है? देखो देखो कौन सा बल है चंद्रमा का? चंद्रमा का आकर्षण बल है। कौन सा बल है? चंद्रमा का आकर्षण बल। और चंद्रमा का आकर्षण जो बल है ना ये कैसा कारण माना गया है या कैसा बल है? ये प्रत्यक्ष बल है। और प्रत्यक्ष बल के कारण से जो ज्वार उत्पन्न होता है ना उसको बोलते हैं जेनिथ ज्वार। ध्यान रखना, कौन सा ज्वार बोलते हैं? जेनिथ, है ना। कौन सा ज्वार बोलते हैं भैया? जेनिथ ज्वार बोलते हैं, ध्यान रखना ये। और इसी समय इसके जस्ट विपरीत वाले जो भाग है ना, यहां जो आपकी पृथ्वी है उस पृथ्वी के वो जो पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल है उस अपकेंद्रीय बल के कारण से जो है ना इस वाले भाग में क्या उत्पन्न होता है? इस वाले भाग में भी ज्वार उत्पन्न होता है। तो यहां जो ज्वार उत्पन्न हुआ ना उसका कारण कौन है? उसका कारण है पृथ्वी का कौन सा?
अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी का कौन सा बल है, ध्यान रखना, अपकेंद्रीय बल जो है ना इसके लिए उत्तरदायी है। और ये कैसा बल है, ये अभी बताया कौन सा बल है, अप्रत्यक्ष बल। इस अप्रत्यक्ष बल के कारण से जो ज्वार उत्पन्न होता है ना उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष ज्वार। उसको क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष ज्वार, मतलब उसको बोलते हैं नादिर ज्वार या नादिर ज्वार। क्या बोलते हैं, नादिर ज्वार जो है ना उसको बोला जाता है। और ये बीच में अपना कौन है साहब, पृथ्वी है। ठीक है, उम्मीद है वापस से सुन लेना, वापस से ये ध्यान रखना है, चंद्रमा का जो आकर्षण बल है वो प्रत्यक्ष बल है। इस प्रत्यक्ष बल के कारण से जो ज्वार उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं जेनिथ ज्वार, ध्यान रखना। और पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल है वो अप्रत्यक्ष बल है, इसके कारण से जो ज्वार उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष ज्वार, मतलब कौन सा, नादिर ज्वार। कौन सा ज्वार बोलते हैं, नादिर ज्वार जो है ना इसको बोला जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। उम्मीद है आप लोगों को जो है ना वो समझ में आया है। अब यहां देखो प्रश्न को पढ़ लो और इसका राइट आंसर देने का प्रयास करो। अभी मैंने बता दिया कुछ बातें, तो अभी मैंने बताई हैं कुछ बातें, तो आपको क्या करना है, असंगत का नादिर ज्वार अप्रत्यक्ष ज्वार होता है, अपकेंद्रीय बल के कारण आता है। अभी बताया मैंने, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण से आता है। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल कैसा है, अप्रत्यक्ष बल है। तो अप्रत्यक्ष जो ज्वार है वो कौन सा है, नादिर, सही है। जेनिथ ज्वार, कौन सा, जेनिथ ज्वार प्रत्यक्ष ज्वार होता है, आकर्षण बल के कारण आता है, बिल्कुल सही है। चंद्रमा का आकर्षण बल कैसा है, प्रत्यक्ष बल है। उस प्रत्यक्ष बल के कारण से जो ज्वार उत्पन्न हो रहा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है जेनिथ ज्वार, मतलब प्रत्यक्ष ज्वार, ये भी सही है ना। दैनिक ज्वार क्या होता है, तो पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन आने वाला ज्वार, पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन आने वाला ज्वार जो 24 घंटे और 52 मिनट की देरी से आता है, वही कौन सा ज्वार कहलाता है, वही आपका दैनिक ज्वार कहलाता है। ध्यान रख लेना, 24 घंटे और 52 मिनट के समयांतराल पर जो आता है, 24 घंटे और 52 मिनट के समयांतराल पर जो ज्वार आता है वो होता है दैनिक ज्वार, या जो 52 मिनट की देरी से आता है वो होता है कौन सा, दैनिक ज्वार। या पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन आने वाला जो ज्वार होता है उसको क्या बोलते हैं, दैनिक ज्वार, तो ये भी सही है। अर्ध दैनिक ज्वार जो है ना वो क्या होता है, पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन आने वाले दो ज्वार, पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन आने वाले दो ज्वार जो 12 घंटे और 26 मिनट के समयांतराल पर आते हैं। मतलब वे ज्वार जो 12 घंटे और 26 मिनट के समयांतराल पर आते हैं या 26 मिनट की देरी से आते हैं, वो कौन से ज्वार कहलाते हैं, दैनिक ज्वार। मतलब इसमें सारे ही क्या है, संगत है, इसमें कोई असंगत नहीं है। ध्यान रख लीजिएगा, मैंने यहां 4 ज्वार की परिभाषा जो है ना वो आपको याद करवा दी है। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं रविया, अगले वाला जो प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये देखो कितना शानदार प्रश्न है ना। यदि चंद्रमा की घूर्णन व परिक्रमण दोनों गतियों को दोगुना कर दिया जाए तो एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार जो है ना वो कितनी देरी से आएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ऐसे, इसको पहले समझो एक बार, इसको एक बार समझो। सामान्यतः ज्वार जो है ना, कुछ बातें हैं, वो कुछ बातें जो है ना वो आपको ध्यान में रखनी है। कुछ बातें क्या है, पृथ्वी 24 घंटे में जो है ना घूर्णन पूरा करती है। पृथ्वी जो है वो अपना घूर्णन, है ना, ध्यान रखना, पृथ्वी जो है वो अपना घूर्णन कितने घंटे में पूरा करती है, 24 घंटे में, है ना। अतः पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन दो ज्वार आते हैं। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन कितने ज्वार आते हैं, 2 ज्वार आते हैं, ये ध्यान रखना। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन कितने ज्वार आते हैं, 2 ज्वार आते हैं। वापस से सुन लेना, घूर्णन करती है 24 घंटे में, पृथ्वी अपने एक्स पर घूर्णन करती है 24 घंटे में, ठीक है। अतः पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर 2 ज्वार आते हैं, ठीक है, जो है ना, जो कैसे आने चाहिए था, ध्यान रखना, जो 12 घंटे के अंतराल पर आने चाहिए। कितने पर, जो 12 घंटे के अंतराल पर आने चाहिए, लेकिन वो आते कब है, वो आते हैं 12 घंटे और 26 मिनट के समय अंतराल पर आते हैं, ठीक है। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब ऐसा है, ऐसा क्यों हुआ, वापस से सुनना, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूर्णन कर लेती है, ठीक है। अतः पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन कितने ज्वार आते हैं, 2 ज्वार आते हैं, ठीक है। और है ना, जो एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार जो है ना वो कितने समय के बाद में आना चाहिए था,
12 घंटे के समय अंतराल पर आना चाहिए था, लेकिन वो आता कौन से समय अंतराल पर है? 12 घंटे और 26 मिनट के समय अंतराल पर आता है। मतलब वो कितने मिनट की देरी से आता है? ध्यान रखना, 26 मिनट की देरी से आता है। शब्दों पर गौर कर लेना, कितने मिनट की देरी से आता है? 26 मिनट की देरी से आता है ना। अगर आपसे पूछता है ना कि एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार कितने मिनट की देरी से आता है, तो 26 मिनट की देरी से आता है। और कितने समय अंतराल के बाद में आता है, तो 12 घंटे और 26 मिनट के समय अंतराल पर आता है। इसको वापस से समझ लेना, बड़ी शानदार चीजें है ये। 24 घंटे में घूर्णन पूरा करती है। इसका मतलब पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 2 ज्वार आते हैं, है ना। ये जो 2 ज्वार आ रहे हैं, एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार कितने समय के बाद में आना चाहिए था? 12 घंटे समय के बाद में आना चाहिए था, लेकिन आता कब है? 12 घंटे और 26 मिनट के समय अंतराल पर आता है। मतलब कितनी देरी से आता है? 26 मिनट की देरी से आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है और चंद्रमा जो है ना वो अपने परिक्रमा पथ पर जो है ना वो पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। इस कारण से पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना और चंद्रमा का भी अपने, है ना, परिक्रमा पथ पर किसके ओर चारों चक्कर लगाना? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना। इस दौरान, इस 24 घंटे में चंद्रमा जो है ना वो अपने परिक्रमा पथ पर, है ना, 2/55वां भाग आगे निकल जाता है। कितना? 2/55वां भाग आगे निकल जाता है। उस भाग को कवर करने में पृथ्वी को जो है ना वो 52 मिनट का समय अतिरिक्त लगता है। कितने समय का? 52 मिनट का समय जो है ना वो क्या होता है? अतिरिक्त लगता है। ठीक है ना। मतलब इसको ऐसे समझो आप, वापस से मैं डायग्राम से समझा रहा हूं। जैसे इसको ऐसे समझो, है ना, जैसे मान लो ये आपकी कौन है? पृथ्वी है, ठीक है। और ये जो है ना यहां है आपका कौन सा? चंद्रमा भाई साहब है। और ये चंद्रमा भाई साहब का परिक्रमा पथ है, ऐसे मान लो आप। ये चंद्रमा भाई साहब का क्या है? परिक्रमा पथ है, ठीक है। अब जैसे यहां कोई कै स्थान है, ये मैं यहां कर रहा हूं, यहां कोई क्या है? कै स्थान है, ठीक है। अब ये कै स्थान जो है ना वो किसके सामने है? आपके चंद्रमा के बिल्कुल सामने है, ठीक है, ऐसे मान लो। अब पृथ्वी क्या करती है? अपने स्थान पर, सॉरी, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में क्या करेगी? एक चक्कर जो है ना वो पूरा करेगी। मतलब ये जो कै है ना, ये कै 24 घंटे में वापस यहां आ गया है। ये जो कै है, दोबारा दूसरा डायग्राम से दिखा देता हूं। ये जो कै है ना ऐसे चलता हुआ 24 घंटे में वापस कहां आ गया है? अपने इस वाले स्थान पर आ गया है। इस 24 घंटों की अवधि के समय चंद्रमा जो है ना अब यहां नहीं है। चंद्रमा अब अपने परिक्रमा पथ पर जो है ना 2/55वां भाग, मतलब चंद्रमा भाई साहब जो है ना यहां पहुंच गए। कहां पहुंच गए? चंद्रमा जो है ना वो यहां पहुंच गए हैं। अब इस कै स्थान को चंद्रमा के सामने आने में, मतलब यहां तक आने में, कहां से कहां तक? यहां से यहां तक आने में चंद्रमा को अब कितने मिनट का समय अतिरिक्त लगता है? 52 मिनट का समय अतिरिक्त लगता है। भाई कै 24 घंटे में यहां आ गया था ना, लेकिन चंद्रमा यहां थोड़ी है। चंद्रमा 24 घंटे में यहां चला गया, मतलब अपने परिक्रमा पथ पर कितना आगे निकल चुका? अपने परिक्रमा पथ का कितना भाग वो कंप्लीट कर चुका? 2/55वां भाग जो है ना वो आगे निकल चुका। इस 2/55वां भाग को पृथ्वी को कवर करने में कितने मिनट का समय लगेगा? 52 मिनट का समय लगेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमने ऊपर क्या पढ़ा कि 24 घंटे में, है ना, प्रत्येक स्थान पर कितने ज्वार आते हैं? 2 ज्वार आते हैं। कितने समय बाद में आने चाहिए था? समय अंतराल कितना होना चाहिए था? 12 घंटे। लेकिन आते कौन से समय अंतराल पर है? 12 घंटे 26 मिनट। मतलब कितने मिनट की देरी से आते हैं? 26 मिनट की देरी से आते हैं। इसको दूसरे प्रकार से समझना। मान लीजिएगा ये यहां आपकी कौन है? अभी हमने ये बना दिया पृथ्वी, ठीक है। और यहां ये है आपके कौन? चंद्रमा भाई साहब। और ये है चंद्रमा की क्या? परिक्रमा पथ, ठीक है। अब अभी मैंने क्या बताया? ये कोई पृथ्वी का ए स्थान है, ठीक है, और ये बिल्कुल किसके सामने है? चंद्रमा के सामने। तो यहां ज्वार आएगा कि नहीं आएगा? इस वाले भाग में ज्वार आएगा कि नहीं आएगा? ए स्थान पर ज्वार आएगा ना। ए स्थान पर ज्वार क्यों आया? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से। तो यहां जो ज्वार आया वो ज्वार क्या कहलाएगा? वो ज्वार कहलाएगा प्रत्यक्ष ज्वार, ठीक है भैया, ध्यान रखना। और इसी समय इसके जस्ट विपरीत वाला जो हिस्सा है ना, कौन सा? बी स्थान। इस बी स्थान पर भी तो ज्वार आएगा गुरु उसके पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण से,
है ना। तो यहां भी क्या आया है, ज्वार आया है बी स्थान पर। और कैसा ज्वार आया है भैया, अप्रत्यक्ष ज्वार आया है। कैसा ज्वार आया है, अप्रत्यक्ष ज्वार आया है, जिसको हमने नादिर बोला था। ठीक है, अब पृथ्वी अपने इसके ऊपर, अक्ष के ऊपर 24 घंटे में क्या करेगी, एक चक्र जो है ना वो पूरा करेगी कि नहीं करेगी, अरे करेगी कि नहीं करेगी। अब ये जो ए स्थान है ना, ये वाला ए स्थान, ये ए स्थान यहां से पृथ्वी जब 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, तो ये जो ए स्थान है यहां से आ गया कहां, इस वाले स्थान पर आ गया। 12 घंटे में यहां आएगा कि नहीं आएगा भाई, 12 घंटे में यहां आएगा ना। और जो आपका बी स्थान है ना, ये 12 घंटे में कहां आ गया, ए वाले स्थान पर आया कि नहीं आया। अब इस ए स्थान पर क्या आया था, ज्वार आया था कि नहीं आया, अप्रत्यक्ष ज्वार, ये प्रत्यक्ष ज्वार आया था, अरे आया कि नहीं आया, आया था ना। अब इसके आगे यहां 12 घंटे में कौन आ गया, 12 घंटे में यहां जो है ना वो ए पहुंच गया। इन 12 घंटों में चंद्रमा जो भाई साहब है, ये जो चंद्रमा भाई साहब हैं वो यहां निकल गए। मतलब 24 घंटे में तो चंद्रमा जो भाई साहब हैं वो कितने पर जा रहे थे, 1/55वें भाग पर। अब 1/55वें भाग मतलब 1/36वें भाग पर पहुंच जाएंगे वो। इसका आधा होगा कि नहीं होगा, 2/55वें भाग पर जा रहे थे ना, तो इसके आधे परिक्रमा पथ पर कौन चलेंगे, चंद्रमा 12 घंटे में। ठीक है, इसका मतलब अब यहां आना चाहिए कौन सा स्थान, बी स्थान। ये जो बी स्थान है, जैसे ही ये बी स्थान जो है ना यहां आएगा, है ना, कौन आ जाएगा, ज्वार आएगा कि नहीं आएगा, अरे ज्वार आएगा कि नहीं आएगा। और इसके जस्ट सामने वाले भाग में यहां भी क्या आएगा, ज्वार आएगा। मतलब इस ए स्थान को यहां तक पहुंचने में अतिरिक्त कितने मिनट लगेंगे, 26 मिनट लगेंगे कि नहीं लगेंगे। इस बी स्थान को यहां तक पहुंचने में अतिरिक्त कितने मिनट का समय लगेगा, 26 मिनट का समय लगेगा। या फिर अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो चंद्रमा जब पृथ्वी अपने, वापस से समझो, अगर ऐसे समझ में नहीं आया ना तो इसको 24 घंटे के अंतराल पर समझ लो, है ना, क्योंकि शायद ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। वापस से समझा रहा हूं, वापस से समझो। ये अपनी पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी, और ये है यहां चंद्रमा भाई साहब, ठीक है, और ये इस प्रकार से है, ठीक है ना। अब ये पृथ्वी का जो सामने वाला भाग है चंद्रमा, चंद्रमा के जस्ट सामने वाला ये पृथ्वी का एक स्थान है, यहां पर क्या आएगा, ज्वार आएगी। अब पृथ्वी जो है ना 24 घंटे में क्या करती है, अपना एक चक्कर पूरा करती है कि नहीं करती। इन 24 घंटों में चंद्रमा जो भाई साहब हैं वो अपने परिक्रमा पथ पर 2/55वां भाग आगे निकलेगा कि नहीं निकलेगा भी, है ना। अब ये जो ए स्थान था ना, ए स्थान, ये जैसे ही 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करके वापस से कहां आएगा, अपने वाले स्थान पर आएगा। तो चंद्रमा अब यहां नहीं है, चंद्रमा तो यहां पहुंच गया। मतलब अब इस ए स्थान को यहां तक पहुंचने में, कहां तक, यहां तक पहुंचने में, इस ए स्थान को यहां से यहां तक पहुंचने में इस ए स्थान को कितने मिनट अतिरिक्त लगेंगे, 52 मिनट अतिरिक्त लगेंगे कि नहीं लगेंगे, कन्फर्म है ये तो, अरे 52 मिनट लगेंगे ना। अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है कि 24 घंटे में 2 ज्वार आते हैं। कितने ज्वार आते हैं, 2 ज्वार। अब वो दूसरा ज्वार जो है ना इसके जस्ट विपरीत वाले भाग में आएगा कि नहीं आएगा भी, इसके जस्ट विपरीत वाले भाग में आएगा ना भाई। जब ए स्थान पर आया तो बी स्थान यहां है, यहां चंद्रमा के आकर्षण के कारण से, यहां पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण से आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब 26 मिनट की देरी से कैसे आएगा, तो इसको ऐसे काउंट कर लो, जो कितने समय के अंतराल पर आएगा, 12 घंटे और 26 मिनट के समय अंतराल पर आएगा। तो 24 घंटे में जब 52 मिनट की देरी से आ रहा है, तो 12 घंटे में कितनी मिनट की देरी से आएगा, 26 मिनट की देरी से आएगा कि नहीं आएगा, कितनी मिनट की देरी से, 26 मिनट की देरी से आएगा, ठीक है, ध्यान रख लेना। मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार 26 मिनट की देरी या 12 घंटे और 12 घंटे और 26 मिनट के समय अंतराल पर आएगा, ठीक है। मतलब इनको अगर मैं शब्दों में लिख दूं, है ना, इनको अगर मैं आपको शब्दों में लिख दूं, ठीक है, क्योंकि और इससे ज्यादा मैं समय नहीं दे सकता आप लोगों को, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगी। यहां ये ध्यान रखना, यहां ये ध्यान रखना, मैं यहां लिख देता हूं, है ना, यहां मैं लिख देता हूं पहली लाइन, थोड़ा सा बड़ा हो गया। यहां ये ध्यान रखना, एक ज्वार
के बाद, ये सामान्य बात है, एक ज्वार के बाद है ना दूसरा ज्वार, एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार, ध्यान रखना 26 मिनट की देरी से आएगा, 26 मिनट की देरी से। ठीक है, यह ध्यान रखना कितनी मिनट की देरी से आएगा, 26 मिनट की देरी से, या 12 घंटे और 26 मिनट के समयांतराल पर आएगा। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, समयांतराल कौन से पर आएगा, समयांतराल पर आएगा। ठीक है, अगर ऐसी लाइन आती है तो दूसरी लाइन आपको क्या ध्यान में रखनी है वो देखो, है ना, दैनिक ज्वार के बाद दैनिक ज्वार, एक दैनिक का मतलब होता है जो है ना 24 घंटे और 52 मिनट के समय पर आता है, मतलब 52 मिनट की देरी से आता है। ठीक है, तो एक दैनिक ज्वार के बाद दूसरा दैनिक ज्वार, दैनिक ज्वार ध्यान रखना 52 मिनट की देरी से आएगा, 52 मिनट की देरी से आएगा, है ना, और समयांतराल हो जाएगा 24 घंटे और 52 मिनट के समयांतराल पर आएगा। यह ध्यान रखना कि समयांतराल पर आएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहां आगे बढ़ रहा हूं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट्स करके बताना। अब ये क्या कह रहा है, यदि चंद्रमा की घूर्णन व परिक्रमण दोनों गतियों को दोगुना कर दिया जाए, तो यहां ये ध्यान रख लेना चंद्रमा की घूर्णन गति का जो है ना वो ज्वार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चंद्रमा की कौन सी गति का ध्यान रख लेना, चंद्रमा की कौन सी गति का, घूर्णन गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये लिखे या न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चंद्रमा की घूर्णन गति व परिक्रमण गति दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार कितनी देरी से आएगा। सामान्यतः एक ज्वार के बाद दूसरा जो ज्वार होता है ना वो कितने मिनट की देरी से आता है, अभी तो लिखा मैंने 26 मिनट की देरी से आता है। समयांतराल कितना हो गया, 12 घंटे और 26 मिनट के समयांतराल पर आता है। ठीक है, अब चंद्रमा की परिक्रमण गति को क्या किया गया है, दो गुना किया गया है। तो यहां यह ध्यान रखना, है ना, चंद्रमा की परिक्रमण गति को यहां यह ध्यान रखना, लिखा हुआ भी है, मैं बता देता हूं। चंद्रमा की परिक्रमण गति को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, ज्वार आने का समय भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है। ज्वार आने का समय उसी अनुपात में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जिस अनुपात में घटाया जाता है, ज्वार आने का समय भी उसी अनुपात में घट जाता है। यहां क्या किया गया है, दो गुना किया गया है। ठीक है, सामान्यतः ज्वार, एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार सामान्यतः 26 मिनट की देरी से आता है ना। तो अब अगर चंद्रमा की परिक्रमण गति को दो गुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, दो गुना कर दिया जाए, तो जो समय है वो भी तो क्या हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। मतलब 52 मिनट की देरी से आएगा। कितनी मिनट की देरी से आएगा, 52 मिनट की देरी से आएगा। जिसने भी इसका 2 नंबर का आंसर दिया है ना वो बधाई का पात्र है, ध्यान रख लेना ये, है ना। आगे बढ़ता हूं, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये यहां मैंने समझाने के लिए ही दिया था, अगर आप चाहो तो मैं समझा सकता हूं, वापस कोशिश कर सकता हूं। देखो सामान्यतः तो ज्वार कैसे आता है वापस से समझ लेना। सामान्यतः देखो ज्वार कैसे आएगा, ये पृथ्वी और ये है यहाँ कौन, चंद्रमा, और ये चंद्रमा का परिक्रमण पथ, ये यहाँ पृथ्वी का वो स्थान जो चंद्रमा के सामने है, तो यहाँ ज्वार आएगा। और इसके जस्ट विपरीत वाले भाग में भी क्या आएगा, ज्वार आएगा। ठीक है, अब 24 घंटे में पृथ्वी अपना चक्कर क्या करेगी, पूरा करेगी। इस दौरान चंद्रमा जो है ना वो यहाँ निकल चुका, आप अपने परिक्रमा पथ पर चंद्रमा जो है ना यहाँ निकल चुका है। तो जैसे ही ए स्थान को यहाँ तक पहुंचने में, इस ए स्थान को यहाँ तक पहुंचने में अतिरिक्त कितने मिनट का समय लगेगा, 52 मिनट। इसके जस्ट विपरीत वाला जो भाग है, यहां से यहाँ तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लगेगा, 26 मिनट का ही समय लगेगा। ठीक है ना, मतलब एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार 26 मिनट की देरी से, और एक दैनिक ज्वार के बाद दूसरा दैनिक ज्वार जो है ना वो 52 मिनट की देरी से आएगा। ठीक है, अब यहाँ चंद्रमा की जो परिक्रमण गति है उसको क्या किया गया, दो गुना किया गया। तो दो गुना करने का मतलब क्या है, दो गुना करने का मतलब यह है जब 24 घंटे में चंद्रमा यहां पहुंचा तो अगले 24 घंटे में चंद्रमा यहां पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, है ना, इसका मतलब कहां पहुंच जाएगा, चंद्रमा यहां पहुंच जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस ए स्थान को, ये जो ए स्थान है इसको अब यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में कितने मिनट का समय अतिरिक्त लगेगा, 52 + 52,
भाई 52 + 52 मतलब कितना हो गया, 104 मिनट का समय अतिरिक्त लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। इसके जस्ट विपरीत वाले भाग में अब ये जो स्थान है ये यहां आ गया। अब इसको यहां से यहां तक आने में पहले 26 लग रहे थे, अब 26 और हो गए, मतलब कितने मिनट का समय अतिरिक्त लगा, 52 मिनट का समय जो है ना वो क्या लगेगा, अतिरिक्त लगेगा। कितने मिनट का समय, 52 मिनट का समय जो है ना वो आपका अतिरिक्त लगेगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और अगले वाले प्रश्न का आंसर दो, अगले वाला जो प्रश्न है उसका आंसर दो। चंद्रमा की परिक्रमण गति को गति जो है ना वो आधी रह जाए, तो इसका आंसर करते समय ये ध्यान रखना, चंद्रमा की परिक्रमण गति का ही ज्वार के समय पर प्रभाव पड़ता है, घूर्णन गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा, जिस अनुपात में चंद्रमा की परिक्रमण गति को बढ़ाया जाता है उसी अनुपात में ज्वार आने का समय बढ़ जाता है, और जिस अनुपात में घटाया जाता है उसी अनुपात में ज्वार आने का समय घट जाता है। तो इसका जो है ना वो क्या करो, राइट आंसर दो आप। ठीक है भाई, इसका राइट आंसर देने का प्रयास करो। देखिए मैं भी तो देखो इसका राइट आंसर जो है ना वो कौन सा जो है ना वो सही कर रहा है। तो फटाफट बताओ भाई कितने समय के अंतराल पर आएगा। तो चले, कितना आंसर आना चाहिए, आप लोगों ने जो है ना, मुझे लगता है आप लोगों ने सही आंसर दिया है। तो कितना आएगा भाई, 13 मिनट ही तो आएगा। कितने मिनट आएगा, 13 मिनट आएगा। वापस से समझ लो कैसे आएगा, है ना, वापस से समझ लेना। ये कौन है, वापस से समझा रहा हूं, ये पृथ्वी, ये चंद्रमा, ये चंद्रमा अपने परिक्रमा पथ पर निकलेगा। ये जो पृथ्वी है ना ये 24 घंटे में अपना क्या करती है, घूर्णन पूरा करती है। ये ए स्थान जो पृथ्वी इसके सामने था, है ना, यहां पर क्या आया, इस ए स्थान पर क्या आया भैया, इस ए स्थान पर आया ज्वार। ठीक है, अब 24 घंटे में चंद्रमा जो है ना वो यहां निकलेगा कि नहीं, अपने परिक्रमा पथ पर निकलेगा ना। तो इस ए स्थान को यहां तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लगेगा, 52 मिनट का समय लगेगा। कन्फर्म है ये, है ना। और इसके जस्ट विपरीत वाला जो भाग है, इसके सामने यहां तक आने में मात्र कितने मिनट का समय लगेगा, 26 मिनट का समय लगेगा। ये तो सामान्य स्थिति है, ये तो कौन सी स्थिति है, सामान्य। अब क्या किया जा रहा है, चंद्रमा की परिक्रमण गति आधी रह रही है। आधी रहने का मतलब समझते हो, आधी रहने का मतलब ऐसे है जैसे ये पृथ्वी है ना, और ये यहां कौन, चंद्रमा। अब 24 घंटे में जो है ना चंद्रमा कहां जा रहा था, यहां जा रहा था, इस वाले भाग, मतलब 52 मिनट का समय लग रहा था ना यहाँ, 24 घंटे में यहां जा रहा था कि नहीं जा रहा था। वापस से देखो, ये आपकी पृथ्वी, ठीक है, और ये यहां आपका कौन, चंद्रमा। और 24 घंटे में जो चंद्रमा है, 24 घंटे में वो यहां जा रहा था कि नहीं जा रहा था, मतलब ये ए स्थान और ये वाला ए स्थान, यहां से यहां तक, है ना। तो यहां कितने मिनट का समय अंतराल आ रहा था, 52 मिनट का आ रहा था कि नहीं आ रहा था। अब इसकी गति जो है ना वो क्या हो गई, आधी हो गई। आधी होने का मतलब क्या है, आधी होने का मतलब क्या हुआ, आधी होने का मतलब है अब चंद्रमा जो है ना वो यहां नहीं गया 24 घंटे में, अब चंद्रमा यहीं पर गया है। यहीं पर जाने का मतलब है यहां तक, मतलब अब यहां से यहां तक। भाई पहले तो 24 घंटे में 52 मिनट लग रही थी ना, अब यहां से यहां तक जाने में कितने मिनट का समय लगेगा, 26 मिनट का ही समय लगेगा। और इसके जस्ट विपरीत वाले भाग में जो बी स्थान है, उस बी स्थान को यहां तक आने में, इस वाले स्थान तक आने में कितने मिनट का समय ही लगेगा, 13 मिनट का समय ही लगेगा। तो जिसने भी इसका 3 आंसर दिया है वो सही है। ठीक है, ध्यान रखना। अगले वाले प्रश्न की तरफ जो है ना वो मुंह कर रहा हूं। यहां देखो, चंद्रमा की परिक्रमण गति जिस अनुपात में बढ़ती है उसी अनुपात में समय बढ़ जाता है। जिस अनुपात में आप चंद्रमा की परिक्रमण गति को बढ़ाओगे, ज्वार आने का समय उतना ही बढ़ जाएगा। सामान्यतः एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार 26 मिनट की देरी से आएगा। अगर परिक्रमण गति को 2 गुना कर दिया तो समय बढ़ जाएगा, 26 × 2 मतलब 52 मिनट की देरी से आएगा। और अगर आपने परिक्रमण गति को घटाकर आधा कर दिया तो सामान्य ज्वार आता था 26 मिनट की देरी पर, अब आएगा 26/2 मतलब 13 मिनट की देरी पर, है ना। ये चंद्रमा की परिक्रमण गति के बारे में है। और पृथ्वी की परिक्रमण गति के बारे में क्या है, सॉरी घूर्णन गति के बारे में क्या है। पृथ्वी की घूर्णन इस अनुपात में बढ़ाते हैं, ज्वार आने का समय उसी अनुपात में घट जाता है, और जिस अनुपात में घटाते हैं ज्वार आने का समय उसी अनुपात में बढ़ जाता है। तो इसका आंसर दे दो, ये तो डायरेक्ट आंसर आने लायक है। इसका आंसर तो देखें,
क्या है, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति दोगुनी हो जाए तो एक दैनिक ज्वार के बाद दूसरा दैनिक, ये ज्वार के बाद ज्वार नहीं पूछ रहा, ये दैनिक ज्वार के बाद दैनिक ज्वार पूछ रहा है। और दैनिक ज्वार जो है ना वो 52 मिनट की देरी से आता है। अब क्या ध्यान में रखना है, पृथ्वी की घूर्णन गति को जिस अनुपात में बढ़ाते हैं ज्वार आने का समय उसी अनुपात में घट जाता है। मतलब 26 मिनट की देरी से आएगा। कितने मिनट की देरी से आएगा, 26 मिनट की देरी से आएगा। सीधी सी बात है, एक दैनिक ज्वार के बाद में दूसरा दैनिक ज्वार, क्योंकि इसकी घूर्णन गति को हमने क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। तो जिस अनुपात में समय बढ़ा, मतलब पृथ्वी की घूर्णन गति को जिस अनुपात में बढ़ाते हैं ज्वार आने का समय उसी अनुपात में घट जाता है। ध्यान रखना, यहां दैनिक ज्वार पूछा है और दैनिक ज्वार 52 मिनट की देरी से आता है और ज्वार के बाद ज्वार 26 मिनट की देरी से आता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो यहां दैनिक ज्वार 52 मिनट की देरी से आ रहा था, बटे 2 हो जाएगा, तो कितने मिनट की देरी से आएगा, 26 मिनट की देरी से आएगा। जिसने भी इसका सही आंसर दिया है ना वो बधाई का पात्र है। अगला वाला प्रश्न देखो रबिया, अगले वाला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि पृथ्वी की, क्या कह रहा है, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति आधी रह जाए तो एक दैनिक ज्वार के बाद दूसरा दैनिक ज्वार कितनी देरी से आएगा। दैनिक ज्वार आता है 52 मिनट की देरी से, है ना, 52 मिनट की देरी से, मतलब 24 घंटे और 52 मिनट के समय अंतराल पर आता है। अब यहाँ पृथ्वी की घूर्णन गति को क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो पृथ्वी की घूर्णन गति को जिस अनुपात में बढ़ाते हैं ज्वार आने का समय उसी अनुपात में घटता है, और जिस अनुपात में घटते हैं ज्वार आने का समय उसी अनुपात में बढ़ता है। तो यहाँ 52 मिनट की देरी से ज्वार आ रहा था, अब उसकी घूर्णन गति को क्या कर दिया, आधा कर दिया। आधा करने का मतलब हो गया इसको इंटू 2 कर दो, तो कितने मिनट की देरी से आएगा, 104 मिनट की देरी से आएगा। जिसने भी इसका सही आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है। अगले वाले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखो यहां लिखा हुआ है, पृथ्वी की घूर्णन गति के बढ़ने पर ज्वार के समय में उसी अनुपात में कमी आती है, तथा पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर ज्वार के समय में उसी अनुपात में क्या होती है, वृद्धि होती है। मतलब जिस अनुपात में आप पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ाओगे ज्वार आने का समय उसी अनुपात में घट जाएगा, और जिस अनुपात में घटाओगे ज्वार आने का समय उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सर्वाधिक ऊंचा ज्वार आएगा, मतलब कौन सी कंडीशन में आएगा, तो बताओ रे। देखिए सर्वाधिक ऊंचा ज्वार कब आएगा, जब एक तो सीजीगी की स्थिति हो ना, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा सरल रेखा में हो, तो एक तो सीजीगी की स्थिति हो और एक उपभू की स्थिति हो, है ना। उपभू का मतलब होता है पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की न्यूनतम दूरी, उपभू, और अपभू होता है पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की अधिकतम दूरी। इसका मतलब पहला ही आंसर हो गया। इसका मतलब कौन सा आंसर हो गया, पहला ही जो है ना वो आपका आंसर हो गया है। ठीक है, ध्यान रख लेना। अगले वाले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं भैया। ये ज्वार भाटे के कुछ सिद्धांत दे रखे हैं, इन सिद्धांतों के नाम याद रख लीजिएगा, क्या पता यहां से प्रश्न बन जाए। सिद्धांत क्या कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत न्यूटन महोदय ने 1687 में दिया। गतिक सिद्धांत लाप्लास ने 1755 में दिया। प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम हेवल ने 1833 में दिया। इसे 1842 में एरी ने नहरी सिद्धांत के रूप में भी प्रस्तुत किया था। स्थैतिक तरंग सिद्धांत R.A. हैरिस ने दिया है। ये भी थोड़ा सा क्या कर लेना, ध्यान रख लेना, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं भैया। कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है, कौन सा जो है ना वो सुमेलित नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसका आंसर दीजिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो, वॉन एलन विकिरण मेखला बहिर्मंडल और चुंबकीय मंडल में मिलती है, ये बिल्कुल सही है। एप्लेटन प्लेट है ना एफ में मिलती है, सही है। केनेली हेविसाइट डी परत आयन मंडल में मिलती है, सही है ना। मौसमी घटनाओं की छत जो है ना वो ट्रोपोपोज को बोला जाता है। तो इसमें कौन सा गलत है आपको ये बताना है ना। इसमें ये केनेली हेविसाइट
यही गलत है। सह नंबर जो है ना मेरे अनुसार क्या है इसमें गलत है। देखो यहां ई परत में आएगी कौन, केनेली हेविसाइड। तो यहां कौन सा आंसर जो है ना वो आपका सही है, ध्यान रख लीजिएगा। यहां आंसर है आपका कौन सा, सह नंबर जो है ना वो इसका राइट आंसर है। ठीक है ना भैया, कौन सा आंसर सही है, सह नंबर इज द राइट आंसर। तो पहले थोड़ा सा पढ़ लो, एक बार फटाफट पढ़ लीजिएगा, है ना। क्या कह रहा है, आयनोस्फीयर 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलता है। आयनोस्फीयर में जो विद्युत चुंबकीय गुण होता है उसके कारण से रंग बिरंगा प्रकाश नजर आता है इसे आयन मंडल में। उसको उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोरियल, दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रेलियस बोला जाता है। ठीक है, आयन मंडल में, आयन मंडल से ही रेडियो तरंगे धरातल पर पहुंचती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, दोनों के दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो जो सबसे काम का है, यहां से देखो आयन मंडल में, कौन से मंडल में, ये जो है ना, जो आयन मंडल है वहां से हो जाएगा। अब इस आयन मंडल में देखो यहां से 80 किलोमीटर से, यहां से देखो 80 किलोमीटर से, अरे लग जा भाई, 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच में होती है डी परत, जहां से दीर्घ रेडियो तरंगे जो है ना धरातल पर परावर्तित होती है। ठीक है, फिर होती है आपकी 100 से 150 किलोमीटर तक ई परत होती है, जहां से मध्यम तरंगे धरातल पर परावर्तित होती हैं। इसको केनेली हेविसाइट भी बोलते हैं। ये प्रश्न था आपके। ठीक है, 150 से 380 ई एफ परत होती है, लघु तरंगे, है ना, और अपलेटन परत यहां पाई जाती है। कौन सी, अपलेटन परत जो है ना यहां पाई जाती है, कौन सी वाली में, एफ वाली में। और 380 से 400 तक होती है जी। ये आयन मंडल की विशेषताएं हैं, ध्यान रखना। कौन से मंडल की है, आयन मंडल। यहां लिखा हुआ है चुंबकीय मंडल और बहिर्मंडल के बीच वॉन एलन विकिरण परत पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ जो है ना वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। अगला देखो, अभी ये प्रश्न आया ही था, मैंने बताया ही है। इस प्रश्न का आंसर तो दे दोगे। वायुमंडल की परतें जिसमें एप्लेटन परत पाई जाती है, एपेलेटन, है ना, परत जो है ना वो आपकी पाई जाती है। तो कौन से में थी, डी में थी क्या, डी में तो नहीं थी। ई में थी क्या, ई में थी, लेकिन केलेनी हेविसाइड थी। तो कौन सा आंसर हो गया, F1 एवं F2 इज द राइट आंसर। जिसने भी जो है ना कौन सा आंसर दिया है ना, 3 नंबर आंसर दिया है, वो बधाई का पात्र है भैया। कितना शानदार प्रश्न है, आंसर दो, आंसर दो भी देखे, कितना शानदार जो है ना वो आपका प्रश्न है। विषम मंडल की निम्नलिखित परतों को उनकी ऊंचाई के बढ़ते क्रम में, है ना, क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ये ध्यान रखना, विषम मंडल में, है ना, विषम मंडल में जो आपका बहिर्मंडल है और जो आपका, है ना, जो ताप मंडल है उसकी बात हो रही है। तो देखो 1 नंबर पर जो है ना आणविक ऑक्सीजन की परत, फिर आणविक नाइट्रोजन की परत, फिर आणविक हीलियम की परत, और फिर आणविक इसकी हाइड्रोजन की। सबसे लास्ट में ये वाला हो गया, तो ये वाला हो गया सबसे पहले आणविक नाइट्रोजन, उसके बाद में आणविक ऑक्सीजन, उसके बाद में ये वाला हो गया रवि। मतलब 1 नंबर पर तो आएगी आपकी ये ऊंचाई के बढ़ते क्रम में, ये आएगी 1 नंबर पर आणविक नाइट्रोजन, 2 नंबर पर आएगी आणविक ऑक्सीजन, 3 नंबर पर आएगी हीलियम, और 4 नंबर पर आएगी ये, है ना। तो इसमें 1 नंबर ये रहा, फिर 2 नंबर ये रहा, फिर स और फिर ए। ठीक है, 4 नंबर जो है इसका क्या है, राइट आंसर है। देख लीजिएगा कैसे राइट आंसर है। देखो देखो रासायनिक संरचना के अनुसार पहले तो मैंने वर्गीकरण किया है, यहाँ इसको थोड़ा सा पढ़ लेना क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। देखो रासायनिक संरचना के अनुसार एक तो सममंडल होता है, और सममंडल की ऊंचाई होती है 90 किलोमीटर तक। कितनी किलोमीटर तक, 90। अब 90 किलोमीटर में कौन कौन आ गया, जैसे 13 किलोमीटर की ऊंचाई का क्षोभ मंडल आ गया, 50 किलोमीटर की ऊंचाई का समताप मंडल आ गया, और 80 किलोमीटर की ऊंचाई का मध्य मंडल आ गया। मतलब सब सममंडल में ये 3 मंडल जो है ना वो क्या है, शामिल है। ध्यान रखना,
इस सममंडल में ये तीन परतें शामिल है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। ठीक है, फिर विषम मंडल होता है 90 से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जिसमें आयन मंडल और कौन आ गया, बहिर्मंडल आ गया है। ठीक है, इस मंडल में गैसों के अनुपात में ऊंचाई के साथ क्या आता है, परिवर्तन आता है। यहां से प्रश्न जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए गए हैं, ध्यान रख लेना, है ना। कैसे पूछे गए हैं मैंने आगे बनाए भी हैं प्रश्न, देखो इधर। पहले तो ये देख लो, ये विषम मंडल है, ध्यान रखना। ये कौन सा मंडल है, विषम मंडल है, ध्यान रखना। ये कौन सा मंडल है, नाम लिख देता हूं, ये विषम मंडल है। और इस विषम मंडल में, है ना, देखो यहां तक तो सम मंडल था, इसके ऊपर आपका कौन आ गया, विषम मंडल आ गया। ठीक है, अब 90 किलोमीटर से 200 किलोमीटर आणविक नाइट्रोजन की परत 1 नंबर पर, 200 से 1100 आणविक ऑक्सीजन 2 नंबर पर, 1100 से 3500 आणविक हीलियम 3 नंबर पर, और 3500 से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर आणविक हाइड्रोजन की परत है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, कहीं आपकी एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, पहले है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हीलियम और फिर हाइड्रोजन। ऊंचाई तो फिर भी नहीं पूछेगा, क्रम पूछेगा। पहले है नाइट्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, फिर है हीलियम और लास्ट में कौन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं भैया। ये देखो, सममंडल में कौन सी परतें शामिल है, अभी मैंने क्या बताया था, सममंडल में कौन सी परतें शामिल है। तो सममंडल में भैया देख, क्षोभ मंडल, क्योंकि सममंडल 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक है ना, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ये दोनों शामिल नहीं है, ये विषम मंडल का हिस्सा है। तो कौन सा आंसर बना, 1, 2 और 3। जिस भी विद्यार्थी ने इसका सही आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं रे भैया। अगला प्रश्न देखो रे भैया, है ना, कितना शानदार प्रश्न है, मजा आ जाएगा। कितना शानदार जो है ना वो आपका प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर तो देखें, है ना, विषुवत रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान लगभग -80 डिग्री सेल्सियस, तो ध्रुव के ऊपर माइनस कितना होता है, माइनस कितना होता है ध्रुव के ऊपर, -45 डिग्री इज द राइट आंसर। कितना होता है, -45 डिग्री इज द राइट आंसर है। ठीक है भैया, अगले वाले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अच्छा यहां मैंने एक डायग्राम दिया है, इस डायग्राम को ध्यान से पढ़ना, हाथ से बनाया हुआ डायग्राम है, आराम से पढ़ लेना इसको, ध्यान, कन्फर्म है ना। क्षोभ सीमा यहां देख लो, है ना, यहां से देखो 13 किलोमीटर औसत ऊंचाई पर तो है आपका ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, है ना। 50 किलोमीटर पर है आपका कौन सा, स्ट्राटोस्फियर, समताप मंडल, है ना। 80 किलोमीटर पर है मध्य मंडल, जिसमें उल्का पिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं, है ना। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर मेसोस्फियर, फिर 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक आइनोस्फियर, रेडियो तरंगे, अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रियोलिस होता है, और उसके बाद में आपका कौन सा, बहिर्मंडल। काम की चीज क्या है, काम की चीज देखो, क्षोभ मंडल में देखो यहाँ 0 डिग्री, फिर -20 डिग्री, -40 डिग्री, -60, -80, -100। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे अपन क्षोभ मंडल में ऊंचाई की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान क्या होता है, घटता जाता है। मतलब क्षोभ मंडल में तापमान क्या होता है, घटता है। देख लो यहाँ, यहां से शुरू किया था हमने 15 डिग्री से, और जैसे जैसे ऊंचाई की ओर गए, लास्ट क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर पहुंच गए तो माइनस औसतन 60 डिग्री, 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितना डिग्री हो गया, -60 डिग्री हो गया। तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई की ओर तापमान घटता है, समताप मंडल में देखो वापस से तापमान बढ़ता है, मध्य मंडल में तापमान वापस से घटता है, और आयनोस्फीयर में फिर तापमान वापस से बढ़ता है आयन मंडल में, और बहिर्मंडल में फिर बढ़ता ही जाता है ना। मतलब इसका ये हुआ, जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं वैसे वैसे पहले तापमान घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, ये क्रम होगा, ध्यान रखना। तापमान घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, और फिर बढ़ता ही जाएगा, फिर क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ये देखो, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान घटता है ना, जिसे सामान्य ताप पतंदर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ये
फिर क्या है, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, तापमान -60 डिग्री, काम का है ये। ध्रुवों पर -45 डिग्री, विषुवत रेखा पर -80 डिग्री रहता है। ठीक है, ध्यान रखना। और ये देखो यहां से कितना शानदार प्रश्न है, कितना शानदार प्रश्न है ना। पढ़ो इसको, देखो क्या कह रहा है, पढ़ो। कथन ए, है ना, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक पाया जाता है। कारण, क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों की अपेक्षा विषुवत रेखा पर अधिक पाई जाती है। इसका मतलब क्या है, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान था ना, ऊपरी सीमा पर तापमान औसतन वाली -60 डिग्री वाली, और विषुवत रेखा पर कितना होता है, -80 डिग्री। तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक पाया जाता है, ये राइट है। कारण क्या है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों की अपेक्षा विषुवत रेखा पर अधिक पाई जाती है, इसीलिए विषुवत रेखा पर तापमान जो है ना वो ज्यादा कम होता है ध्रुवों की तुलना में। तो ये कारण भी क्या है, सही है। मतलब कथन कारण दोनों ही सही है, और कारण जो है ना वो कथन की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, कैसे कर रहा है, देखो यहां विषुवत रेखा पर -80 डिग्री और ध्रुवों पर -45 डिग्री, तो ज्यादा तापमान कहाँ का है, यहां ज्यादा तापमान कौन सा है, -80 डिग्री ज्यादा तापमान है या -45 डिग्री, है ना। तो -45 डिग्री ज्यादा तापमान हो गया ना, और -80 डिग्री कम तापमान हो गया। भाई यही तो हुआ इसका मतलब, और ऊपर यहां यही तो दे रखा था, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक पाया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वो -45 डिग्री है, और विषुवत रेखा पर तो हो जाता है कितना, -80 डिग्री, मतलब बहुत ज्यादा तापमान कम हो जाता है। तो विषुवत रेखा की तुलना में ध्रुवों पर तापमान ज्यादा होता माइनस में ही है, लेकिन 80 डिग्री की तुलना में कितना होता है, 45 डिग्री होता है। क्यों होता है, उसका कारण क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों की अपेक्षा विषुवत रेखा पर ज्यादा होती है। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अरे भैया अब देखो कितना शानदार प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर तो देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। क्षोभ मंडल में पृथ्वी के किसी एक स्थान से 10,000 मीटर की ऊंचाई पर एक वायुयान उड़ रहा है। यदि ए स्थान का तापमान, है ना, आपका 15 डिग्री सेल्सियस हो, तो बताइए वायुयान की ऊंचाई पर कितना तापमान होगा। तो अभी आपने क्या पढ़ा था, आपने ऐसे पढ़ा था कि प्रति 165 मीटर पर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो रहा था। अब आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो, है ना, कि 6.5 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितने डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। ये दोनों बातें सेम है। या तो ऐसे याद रख लो कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, या ऐसे बोल दो कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। यहाँ क्या है, यहाँ धरातल से कितने मीटर ऊंचा है, 10,000 मीटर ऊंचा है। इसका मतलब 10 किलोमीटर की ऊंचाई का तापमान पूछ रहा है। तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितना कम हो जाता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितना कम हो जाएगा, -65 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है ना, ये कह रहा है कि ए स्थान का तापमान कितना है, पहले से 15 डिग्री तापमान है। तो ये क्या पूछ रहा है, फिर ऊंचाई पर कितना तापमान होगा। तो इसमें से कितना माइनस कर दो, 15 डिग्री माइनस कर दो। माइनस करोगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 50 डिग्री सेल्सियस जो है ना वो क्या बन जाएगा, आपका जो है ना वो है ना माइनस बच जाएगा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, बी नंबर इज द राइट आंसर। जिसने भी इसका आंसर बताया है वो बधाई का पात्र है। ठीक है, अगले वाले प्रश्न, अधिकांश मौसमी घटनाएं कौन से मंडल में घटित होती हैं। सीधा सा आंसर है, कौन से में होती है, क्षोभ मंडल में होती है। कौन से मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में होती है। आगे बढ़ते हैं, रबिया आगे आ जाओ। जलवायु व मौसम संबंधी परिवर्तन कहाँ होते हैं, जलवायु व मौसम संबंधी समस्त परिवर्तन होते हैं, सबको पता है कहाँ होते हैं, क्षोभ मंडल में होते हैं। बिल्कुल इजी प्रश्न था। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं रबिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये मैं अभी आपको बता चुका,
पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर विभिन्न मंडलों में तापमान की प्रवृत्ति क्या देखी जाती है? क्षोभ मंडल में घटता है, समताप मंडल में बढ़ता है, मध्य मंडल में घटता है, आयन मंडल में बढ़ता है और फिर लगातार बढ़ता ही जाता है। मतलब पहले घटना फिर बढ़ना नहीं, ये फिर बढ़ना नहीं हुआ, घटना घटना नहीं, घटना बढ़ना घटना बढ़ना, ये हो गया 6 नंबर। पहले घटेगा क्षोभ मंडल में, फिर समताप मंडल में बढ़ेगा, फिर मध्य मंडल में घटेगा, फिर आयन मंडल में बढ़ेगा, फिर लगातार बढ़ता हुआ जाएगा। तो जिसने भी सही आंसर दिया है इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, है ना। समताप मंडल की कौन सी विशेषताएं नहीं है? समताप मंडल की कौन सी विशेषताएं? समताप मंडल की निम्न में से कौन सी विशेषताएं है? वायुयान उड़ने के लिए आदर्श, सही। कभी कभी है ना मुक्ताब मेघ, बिल्कुल मदर ऑफ क्लाउड, सॉरी है ना क्या बोलते हैं उसको, पर्ल ऑफ क्लाउड जो है ना वो यहाँ पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ओजोन गैस का सांद्रण, बिल्कुल सही है। सभी क्या है आपके सही है। ठीक है, जिसने भी इसका पहला आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है भैया, है ना। इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा फटाफट। मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा सा।